हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ कोड विद पटेल। तो फ्रेंड्स, आज हम जावा का जो फुल कोर्स है उसका चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर 1 में हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम, कि जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम क्या है। उसके बाद हम देखने वाले हैं जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है वो भी तो हमको जानना पड़ेगा। कि पहले हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम, कि जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। मतलब कोई भी प्रोग्राम का कोई भी कोड लिखते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर होगा होगा कि जैसे हमारा बॉडी है तो हमारे ऊपर हेड आता है, बाद में बीच में चेस्ट आते हैं, बाद में स्टमक आते हैं, बाद में लेग आते हैं, बाद में हैंड आते हैं। तो एक हमारा स्ट्रक्चर है, वैसा एक प्रोग्राम का भी एक स्ट्रक्चर होता है। तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन आता है। पहले मैं आपको कौन से चीज़ें आता है वो बता देता हूँ, बाद में एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। बाद में पैकेज स्टेटमेंट आता है, बाद में इंपोर्ट स्टेटमेंट आता है, इंटरफेस स्टेटमेंट आता है, क्लास डेफिनेशन आता है और मेन मेथड क्लास आता है। ये मेन है, यहाँ से जो जावा का प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होना चालू होता है। यहाँ से जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है फ्रेंड। अब आप देख रहे होगे डॉक्यूमेंटेशन सजेस्टेड, मतलब डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, कमेंट्स। आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो, अगर ये प्रोग्राम कोई दूसरा प्रोग्रामर यूज करने वाला है या आपको यही प्रोग्राम फ्यूचर में भी कहीं काम लगने वाला है तो आप उसमें कमेंट दे देते हो। अगर कोई स्पेसिफिक कोड है उसमें आपने कुछ चेंजेस किया है तो उसमें कमेंट दे देते हो, तो जिससे क्या दूसरा कोई भी पर्सन उसको एक्सेस करे तो उसको भी पता चले। बाद में पैकेज स्टेटमेंट में आपको समझाता हूँ क्या होता है, ये ऑप्शनल है। इंपोर्ट स्टेटमेंट भी ऑप्शनल है, इंटरफेस स्टेटमेंट भी ऑप्शनल है। आपको इसमें यूज करना हो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। क्लास डेफिनेशन भी ऑप्शनल है, बट क्लास डेफिनेशन कैसे ऑप्शनल है, हमने आगे देखा था कि क्लास तो होना ही चाहिए। क्लास के बिना हमारा जावा का प्रोग्राम रन ही नहीं हो सकता। बट ये क्लास डेफिनेशन ये दूसरा क्लास है, ये इसके अंदर एक क्लास है। मतलब जावा के प्रोग्राम के अंदर कोई एक क्लास तो होना ही चाहिए, तो ही प्रोग्राम रन होगा। हम ये तो दूसरे सारे हम एक्सटर्नल, मतलब दूसरे जो यूजर डिफाइन क्लासेस बनाएंगे तब ये होगा। बट मेन मेथड क्लास तो हमारा पहले से ही है, तो हमारा जावा का प्रोग्राम तो रन होने वाला है। और ये एसेंशियल है, मतलब ये चाहिए ही चाहिए, इसके बिना हमारा प्रोग्राम रन होगा ही नहीं। अब ये सारी चीज़ों को हम समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो आप देखो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन मतलब कमेंट्स। दिस इज द जावा फर्स्ट प्रोग्राम, ऐसे हम कमेंट कुछ भी देते हैं तो कमेंट्स देने के लिए डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन यूज होता है। बाद में पैकेज डिक्लेरेशन, पैकेज डिक्लेरेशन क्या होता है, पैकेज क्या होता है, तो पैकेज है ना, पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड क्लासेस एंड इंटरफेस ग्रुप टुगेदर। मतलब अब बहुत सारे क्लासेस होंगे, अब एक एक प्रोग्राम के अंदर आपने बहुत सारे क्लासेस लिख दिए तो कितना लंबा प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, आपने जस्ट एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। आप जब HTML और CSS की जो फाइल बनाते हो तो आपने इंटरनल HTML यूज़ किया होगा, तो आपने देखा होगा कि प्रोग्राम बहुत ही लंबा होता है। आपने देखा होगा कि बहुत ही प्रोग्राम लंबा होता है। अब उसकी जगह आपने एक एक्सटर्नल CSS ले ली, आप एक एक्सटर्नल CSS को उस बाद में आपको उसने लिंक कर दिया, आपने लिंक CSS से। तो क्या होगा, जो HTML का कोड है वो बहुत स्मॉल हो जाएगा और CSS का कोड अलग हो जाएगा। तो जिससे क्या आपको एक ही फाइल एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ेगी और दूसरी CSS की फाइल को एक्सेस करना ही नहीं पड़ेगा। वैसे ही काम करता है पैकेज। अब एक जावा के प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे क्लासेस हम डिफाइन करते हैं, बट वही क्लासेस को हम एक CSS जैसे हम एक फाइल में डालते हैं, वैसे बहुत सारे क्लास एक उसका एक पैकेज बना देते हैं। सेम एज CSS वैसे एक पैकेज बना दे और उस पैकेज को ही डायरेक्ट लिंक कर दे उस प्रोग्राम के साथ, तो वही काम करता है। जैसे HTML CSS काम करता है वैसे ही क्लास और जो पैकेज होता है वो काम करता है। हमने एक पैकेज के अंदर बहुत सारे क्लास, हम मल्टीपल क्लास हम डिफाइन कर सकते हैं और उसको हमारे जो प्रोग्राम है उसके साथ लिंक करके उसको यूज कर सकते हैं। अब लिंक कैसे करना है, CSS को तो हम लिंक CSS से कर देते हैं, पर अब पैकेज है, पैकेज को भी हमको इंपोर्ट तो करवाना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंपोर्ट सेक्शन। हमको अब क्लास है तो वो क्लास को यूज करना है। अब इस पैकेज के अंदर एक क्लास है उसको यूज करना है, तो हम इंपोर्ट स्टेटमेंट है ना उसको यूज करके हम कर सकते हैं। इंपोर्ट जावा, बाद में जितना भी हमने जो नाम दिया होगा
तो ये स्कैनर एक क्लास है, हमने एक क्लास बनाया है, तो उसको हम इंपोर्ट करवा रहे हैं। हमको स्कैनर करके हमने एक क्लास बनाया है, इसके अंदर इसको यूज़ करना है। अभी स अभी आपको ये सारी चीज़ें हार्ड लग रही होगी, बट आप जैसे आगे-आगे बढ़ोगे, आपको ये सारी चीज़ें इतनी ईज़ी हो जाएगी और आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अभी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि पैकेज क्या होता है, पैकेज के अंदर जो क्लास होते हैं उसको कैसे यूज़ करते हैं, तो हम इम्पोर्ट स्टेटमेंट को यूज़ करके अभी आपको पता नहीं चलेगा, बट इसका प्रैक्टिकल करूँगा, तब इसके साथ भी ये फिर से मैं रिपीट करूँगा, तो आपको फिर से याद हो जाएगा। तो इम्पोर्ट स्टेटमेंट से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंटरफेस सेक्शन। इंटरफेस सेक्शन क्या होता है? इंटरफेस है ना, ब्लूप्रिंट है क्लास की, मतलब क्लास होता है वैसे क्या वैसा ही चीज़ है इंटरफेस। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लास की ब्लूप्रिंट है, बट हम क्लास का क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आपने सी लैंग्वेज या वो सी प्लस प्लस देखा होगा, तो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे ऐसे कर कुछ करके, और हम एक मेथड कोई भी ऐड और वो सब हम उसको कॉल करवाते थे और उसके बाद एग्जीक्यूट होता था। तो ऐसे हम ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, बट इंटरफेस में हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। सिंपल सी चीज़ है, इंटरफेस में हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। वे हम अब हम क्लास में क्रिएट कर सकते हैं। क्लास का हम जो ऑब्जेक्ट है, वो क्रिएट कर सकते हैं। अब क्लास है, क्लास क्या है? क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड मेथड। अब हमने देखा होगा कि हम सी लैंग्वेज और वो सब यूज़ करते थे, तो इंटीजर ए इज़ इक्वल टू 10 ऐसे हम वैल्यू देते थे, पता है आपने? तो ये सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। बाद में हम मेथड भी डिक्लेयर करते थे, ऐड मेथड, और उसके अंदर हम एडिशन का जो कोड था वो लिखते थे यहाँ पे। तो वो सारी मेथड है ना, एक क्लास के अंदर हम लिखेंगे, मतलब इसके अंदर हम लिखने वाले हैं। तो हमने एक क्लास बना दिया, और ऐसे ही मल्टीपल क्लास होते हैं, और वो मल्टीपल क्लास को भी मेन एक फाइल के अंदर लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं पैकेज। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा? ये बहुत सारे क्लास है, ये हम जितने भी वेरिएबल और मेथड है, वो हम है ना एक क्लास के अंदर रखते हैं। मैं ये रफ कर देता हूँ, बाद में आपको समझाता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हमने जो वेरिएबल और मेथड डिक्लेयर किया, वो हम स्टोर करते हैं एक क्लास के अंदर। ये क्लास है, उसके अंदर यहाँ पे हमने स्टोर किए। अब यही क्लास है ना, बहुत सारे मल्टीपल क्लास है। ये इतने ये वाले ऐसे ही क्लास बहुत सारे हैं, स्टूडेंट का है, फैकल्टीज़ का है, बहुत सारे अलग है। तो वो पूरा का पूरा किसके अंदर स्टोर करेंगे हम? पैकेज के अंदर। अब आपको ईज़ी थोड़ा पड़ रहा होगा, ये इसके अंदर स्टोर करते हैं, बट ऐसे ही मल्टीपल क्लास आ जाए, तो हम एक सीएसएस जैसे एक अलग फाइल बना देते हैं, वैसे हम एक पैकेज बना देंगे और उसके अंदर सारे क्लास ले लेंगे और इम्पोर्ट स्टेटमेंट को यूज़ करके उस क्लास को वहाँ पे कॉल करवा लेंगे। तो सिंपल सी चीज़ है, हम इसके अंदर क्या-क्या डिक्लेयर करते हैं? वेरिएबल और मेथड डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद आता है मेन मेथड क्लास। मेन मेथड क्लास क्या होता है? यहाँ से जो हमारा प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूशन शुरू होता है फ्रेंड्स। हमारा जो जावा का प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा, यहाँ से हमारा शुरू होगा फ्रेंड्स। तो सिंपल सी चीज़ है, ये तो नेसेसरी चीज़ है, ये हमको लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा जावा का प्रोग्राम रन नहीं होगा फ्रेंड्स। अब जावा का प्रोग्राम रन कैसे होता है वो देख लो। तो जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जावा का प्रोग्राम होता है वो एग्जीक्यूट कैसे होता है? जब हम जावा का प्रोग्राम लिखते हैं तो डॉट जावा के उससे सेव करते हैं, डॉट जावा एक्सटेंशन से सेव करते हैं, तो हमारा प्रोग्राम हमने लिखने का हो गया। उसके बाद जावा कंपाइलर होता है, एक जावा का कोई तो कंपाइलर होगा, तो हम उस जावा का प्रोग्राम को जावा सी कमांड से कंपाइल करेंगे कंपाइलर में। तो हम सीएमडी में कंपाइलर करते हैं अभी तो जावा सी कमांड से हम उसको कंपाइल करेंगे तो वो बाइट कोड में कन्वर्ट होगा। अब बाइट कोड क्या होगा? एक क्लास फाइल बनेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बाइट कोड क्या है? ये कौन सा कोड है? मतलब मशीन है ना, हमारी लैंग्वेज समझता नहीं है, वो मशीन लैंग्वेज समझता है। तो मशीन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके तो देना पड़ेगा। हमने कोडिंग की इंग्लिश में की, ओके, कि हमने कुछ भी लिखा system.out.println, हमको कुछ प्रिंट करवाना है इसलिए जावा में, तो वो हम समझ सकते हैं, बट मशीन नहीं समझता। तो उसके लिए बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। तो बाइट कोड में कन्वर्ट क्या कौन करता है? जावा कोड को कंपाइलर है ना बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, और जो बाइट कोड है वो कौन यूज करता है? जो जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन है वो यूज करता है।
वो क्यों यूज़ करते हैं? वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम रन करने के लिए। अगर आपने यहाँ तक प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया है, तो उसकी जो क्लास फाइल है वो कहीं भी रन हो सकती है, विंडोज़ में, लिनक्स में या मैक में। मतलब जावा का प्रोग्राम आपने विंडोज़ में लिखा है तो वो री लिनक्स में भी रन होगा, लिनक्स में लिखा है तो मैक में भी रन होगा, मैक में लिखा है तो लिनक्स विंडो में भी रन होगा। मतलब ये इंडिपेंडेंट चीज़ें हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस है, जावा का प्रोग्राम लिखा, कंपाइलर के थ्रू कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद डॉट क्लास में वो ऑटोमेटिक एक क्लास फाइल बना देगा। उसके अंदर बाइट कोड होगा। वो बाइट कोड यूज़ करके जेवीएम ऑटोमेटिक ही हमारा प्रोग्राम जो है रन कर देगा फ्रेंड्स। तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमको बस ये कमांड डालना है, जावा सी कमांड डालेंगे और हमारा फाइल का नाम लिखेंगे, तो हमारा ऑटोमेटिकली प्रोग्राम रन हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस स्टेप में हमारा प्रोग्राम रन होता है फ्रेंड्स। तो सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ये वीडियो खत्म करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे दूसरे चैप्टर। तो सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।